स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे पीके विकास चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें। आइए वीडियो करते हैं। दो भाइयों ने एक ही औरत को अपनी पत्नी बताया। बीरबल का न्याय। दिल्ली का दरबार उस दिन कुछ ज्यादा ही हलचल में था। हर ओर कानाफूसी, मुस्कुराहटें और आश्चर्य का माहौल था। वजह थी दो सगे भाई जो एक दूसरे के गले पड़ रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, वो मेरी पत्नी है, नहीं वो मेरी पत्नी है। अकबर बादशाह ने दोनों को घूरा। क्या मामला है ये? बड़ा भाई बोला, जहांपनाह, मैंने पहले शादी की थी, ये औरत मेरी बीवी है। छोटा तुरंत बोल पड़ा, झूठ, मैंने ही शादी की थी, ये मेरी पत्नी है। दोनों के झगड़े में वो औरत खामोश बैठी थी। आंखों में आंसू और चेहरे पर रहस्य था। दरबारियों में हंसी की लहर दौड़ गई। कोई बोला, ऐसा भी कभी हुआ है कि दो आदमी एक ही औरत को पत्नी बताएं? अकबर मुस्कुराए, ये तो बड़ा दिलचस्प मामला है। बीरबल कहाँ है? वही इस गुत्थी को सुलझा सकता है। बीरबल दरबार में आए, माथे पर शांति और आंखों में वही पुराना आत्मविश्वास। अकबर बोले, बीरबल, आज तुम्हारे सामने बड़ा अजीब मुकदमा है। दोनों भाई एक ही औरत को अपनी पत्नी बता रहे हैं। अब बताओ, सच्चा पति कौन है? बीरबल ने दोनों भाइयों को ध्यान से देखा, फिर उस औरत की तरफ देखकर धीरे से बोले, तुम दोनों में से एक सच्चा है और दूसरा झूठा, लेकिन सच्चाई मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। मुझे कल सुबह तक का वक्त चाहिए। अगले दिन दरबार में सब उत्सुक थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने तीनों से बात की है, अब बस एक परीक्षा बाकी है। जो परीक्षा पास करेगा वही सच्चा पति कहलाएगा। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, शुरू करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए दरबारी सैनिकों से कहा, महल के पास वाला तालाब याद है? वहां इस औरत की एक सोने की पायल गिर गई है। जो सच्चा पति होगा वही उस पायल को ढूंढ लाएगा, लेकिन एक शर्त है, उसे नहाकर पानी में उतरना होगा और पायल लेकर बाहर आना होगा। दोनों भाइयों ने हामी भरी। वे दोनों तालाब की ओर गए। बड़ा भाई जैसे ही पानी में उतरा, कांपने लगा। बहुत ठंडा है, मैं नहीं जा सकता। वही छोटा भाई बिना कुछ कहे पानी में उतर गया। चारों ओर तलाश करता रहा और थोड़ी देर बाद सच में एक सोने की पायल लेकर बाहर आ गया। सब लोग हैरान थे। अकबर बोले, वाह, तो इसका मतलब छोटा भाई सच्चा पति है? बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहांपनाह, असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। उन्होंने औरत की तरफ देखा, तुम बताओ, ये पायल तुम्हारी है? औरत बोली, हां, यही मेरी पायल है। बीरबल बोले, अब मैं इसे दो टुकड़ों में बांट देता हूं ताकि दोनों को आधा आधा हिस्सा मिल जाए। औरत तुरंत चिल्लाई, नहीं, कृपया मत तोड़िए, ये मेरी मां की निशानी है। बीरबल ने तुरंत अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, अब फैसला साफ है। जो औरत अपनी चीज का हिस्सा नहीं बांटना चाहती वही असली है, उसी की भावना असली है। अकबर बोले, लेकिन बीरबल, इसका मतलब क्या हुआ? बीरबल बोले, जहांपनाह, सच्चे रिश्ते में मोह और भावना होती है, स्वार्थ नहीं। यही औरत सच्ची पत्नी है और जो उसे बचाने आया था वही सच्चा पति है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने छोटे भाई को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर इंसाफ को नया अर्थ दिया। बड़ा भाई शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। बीरबल ने धीरे से कहा, झूठ का रिश्ता चाहे कितना भी मजबूत क्यों न लगे, एक सच्ची भावना की एक बूंद से ढह जाता है। फिर उन्होंने अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, इंसाफ हमेशा सबूतों से नहीं, भावनाओं से भी होता है, क्योंकि जो दिल से सच्चा होता है वो हर परीक्षा में जीतता है। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम्हारा न्याय तो इंसान के मन तक पहुंच जाता है। आज तुमने दरबार को नहीं, सच्चाई को जीताया है। दरबार फिर हंसी और खुशी से गूंज उठा। बीरबल की आंखों में वही चमक थी, सच्चाई और बुद्धि की। मोरल, सीख, सच्चाई की पहचान शब्दों या दावों से नहीं होती,
बल्कि भावनाओं और कर्मों से होती है। जो प्रेम और सत्य से जुड़ा होता है वही हर परीक्षा में विजयी होता है। जब एक साधु ने कहा, बीरबल, तुम्हारे खिलाफ भविष्यवाणी हुई है। सूरज की सुनहरी किरणें लाल किले की दीवारों पर ऐसे फैल रही थी जैसे बादशाह अकबर के साम्राज्य की शान आसमान तक पहुंच रही हो। उस दिन दरबार में सब कुछ सामान्य था। संगीत, सुगंध और दरबारियों की मीठी चापलूसी। अकबर अपने सिंहासन पर आराम से बैठे थे और बीरबल उनके पास हल्की मुस्कान के साथ। तभी अचानक दरबार के दरवाजे खुले और भीतर प्रवेश हुआ एक अजीब साधु का। उसकी दाढ़ी इतनी लंबी कि जमीन छू रही थी, कपड़े धूल से भरे और आंखों में ऐसी चमक थी जैसे आग जल रही हो। दरबारी उसकी ओर देखने लगे। उसने कोई सलाम नहीं किया, बस सीधा अकबर के सामने जाकर रुक गया और बोला, हे बादशाह सलामत, मैं भवितव्य आश्रम का साधु हूं। मैं भविष्य देखता हूं और आज मैं तुम्हारे दरबार में एक चेतावनी देने आया हूं। अकबर उठकर बोले, किस बात की चेतावनी? साधु ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी। तुम्हारे सबसे प्रिय दरबारी बीरबल के विरुद्ध भविष्यवाणी हुई है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल भी पहली बार चौंक गए। भविष्यवाणी? अकबर ने पूछा, क्या कहा है उसमें? साधु की आवाज गूंज उठी। कहना है कि आने वाले 7 दिनों में बीरबल तुम्हारे लिए विनाश का कारण बनेगा। या तो उसका अंत होगा या तुम्हारा साम्राज्य डूब जाएगा। पूरा दरबार हलचल में आ गया। तानसेन, मीर फतेहुल्ला और अन्य मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या कहो बीरबल, क्या यह सच हो सकता है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, भविष्यवाणियां डर नहीं, परीक्षा देती है। साधु हंसा। यह परीक्षा नहीं बीरबल, शाप है। उस रात महल के हर कोने में उस भविष्यवाणी की चर्चा थी। हर कोई कह रहा था, बीरबल का अंत निकट है। अकबर ने बीरबल को बुलाया। मुझे डर लग रहा है बीरबल, अगर यह सच निकला तो? बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, डर का इलाज डर नहीं, हंसी है। देखिएगा, 7 दिन बाद यही भविष्यवाणी दरबार की सबसे बड़ी मजाक बन जाएगी। पर भीतर ही भीतर बीरबल भी बेचैन थे। रात को उन्होंने अपने कमरे में अकेले कहा, अगर ये किसी साजिश का हिस्सा है तो इसे उजागर करना ही मेरा काम है। अगली सुबह जब बीरबल महल पहुंचे तो दरबारी चौंक गए। राजमहल के बाहर एक पेड़ पर किसी ने खून से लिखा था, बीरबल का समय समाप्त है। अकबर ने तुरंत पहरेदारों को भेजा, पर कोई नहीं मिला। साधु फिर आया, मुस्कराते हुए बोला, देखा, शुरुआत हो गई। बीरबल ने कहा, अगर यह भविष्यवाणी है तो भविष्य बोलेगा, पर मुझे शक है यह किसी चाल का हिस्सा है। अकबर ने कहा, बीरबल, 7 दिन तक तुम दरबार से दूर रहो। मैं नहीं चाहता कि कुछ हो। बीरबल ने सिर झुकाया पर मुस्कराकर बोले, हुजूर, अगर मैं दूर रह गया तो चाल चलने वाले जीत जाएंगे। अकबर बेचैन थे। दरबारियों में कुछ लोग, विशेषकर मीर फतेहुल्ला और ख्वाजा अब्दुल, बीरबल के खिलाफ फुसफुसा रहे थे। हुजूर, साधु झूठ नहीं बोलते, शायद बीरबल राज भविष्य बदलना चाहता हो। अकबर के मन में भी संशय पनपने लगा। उधर बीरबल ने अपने गुप्त सेवक गोविंद को भेजा कि वो उस साधु का पता लगाए। गोविंद लौटा और बोला, मालूम हुआ कि वो साधु कहीं का नहीं, 3 दिन पहले ही आगरा में आया था। पहले दिल्ली में भी उसने एक व्यापारी को शाप दिया था और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था। बीरबल की आंखों में चमक आई, मतलब खेल कुछ और है। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे। अकबर को खबर मिली कि बीरबल बीमार है। तभी साधु फिर आया और बोला, देखा, शुरुआत हो चुकी है। चौथे दिन ही बीरबल गिर पड़ा। अकबर का चेहरा उतर गया। लेकिन उस शाम अचानक खबर आई, हुजूर, बीरबल महल के पीछे वाले बाग में कुछ खोज रहे हैं। अकबर दौड़कर पहुंचे। देखा, बीरबल मिट्टी खोद रहे थे। बीरबल, ये क्या कर रहे हो? अकबर गरजे,
बीरबल बोले, हुजूर, मुझे एक सर्प मिला जो आपकी हत्या के लिए पाला गया था। किसी ने महल में रखा था। अकबर दंग रह गए। बीरबल बोले, अब समझिए, भविष्यवाणी नहीं, षड्यंत्र था। बीरबल ने दरबार में साधु को बुलवाया। साधु महाराज, बीरबल बोले, आपकी भविष्यवाणी सच नहीं निकली। आपने कहा था मेरा अंत होगा, पर बच गया। साधु मुस्कराया, समय अभी पूरा नहीं हुआ। बीरबल ने कहा, ठीक है, तो एक परीक्षा और करते हैं। अगर आप भविष्य देख सकते हैं तो बताइए, इस थैले में क्या है? साधु ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और बोला, इसमें सोना है। बीरबल ने थैला खोला, उसमें सांप निकला। साधु उछल पड़ा। बीरबल बोले, जिसे अपना ही भविष्य नहीं पता कि सांप डसेगा, वो दूसरों का भविष्य कैसे जानता है? दरबार ठहाकों से गूंज उठा। साधु कांपने लगा। बीरबल ने कहा, अब सच बताओ, तुम्हें भेजा किसने? साधु गिर पड़ा और बोला, मुझे मीर फतेहुल्लाह और ख्वाजा अब्दुल ने सोने का लालच देकर भेजा था। उन्होंने कहा था कि बीरबल को डराओ ताकि उसे दरबार से निकाला जा सके। अकबर का चेहरा आग की तरह लाल हो गया। उन्होंने दरबारियों को सजा दी और बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, तुमने फिर मेरी आंखें खोल दी। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, आंखें बंद करने वाले भविष्य देखते नहीं, बल्कि खो देते हैं। 7वें दिन बीरबल ने पूरा दरबार बुलाया। उन्होंने साधु की लाठी लेकर कहा, आज ये लाठी सच्ची भविष्यवाणी करेगी। दरबारियों ने पूछा, क्या कहेगी? बीरबल बोले, ये कहती है, जो राजा अपनी बुद्धि से नहीं, डर से फैसले लेता है, वो अपना भविष्य खुद खो देता है। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम सच में भविष्य बदल देते हो। साधु को माफ कर दिया गया। बीरबल ने कहा, भविष्यवाणी कभी डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए होती है, और जो उसे डर बनाकर बेचता है, वो सबसे बड़ा पाखंडी है। अकबर ने अपने राजमुकुट को बीरबल के सामने झुकाया। आज से मैं भविष्य नहीं, बुद्धि पर विश्वास करूंगा। मोरल, सीख, भविष्यवाणी से बड़ा भविष्य बुद्धि होती है। जो डर में जीता है, वो वर्तमान खो देता है, और जो समझ से काम लेता है, वही भविष्य को जीतता है। टी बीरबल और ठग व्यापारी जिसने हवा बेची। दिल्ली की सुबह थी। लाल किले की दीवारों से टकराती धूप ने दरबार अकबर को सुनहरी बना दिया था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबार में आज एक अलग ही गहमा गहमी थी। अचानक शाही चौकीदार ने घोषणा की, हुजूर, एक अजीब व्यापारी आया है। कहता है कि उसने हवा बेच दी है। अकबर ने भौहें उठाई। हवा बेची? ये तो कमाल है। बुलाओ उस व्यापारी को। दरबारियों के चेहरों पर हंसी फैल गई। तभी दरवाजे से प्रवेश हुआ एक चमकीले कपड़ों वाला, चालाक आंखों वाला व्यक्ति। सिर पर सुनहरी पगड़ी, हाथ में रेशमी रुमाल और चेहरे पर बनावटी आत्मविश्वास। वही था ठग व्यापारी रतनलाल। वो झुककर बोला, सलाम जहांपनाह, मैं रतनलाल हूं, दिल्ली का सबसे समझदार व्यापारी। आज मैं आपके दरबार में अपने हुनर का सबूत देने आया हूं। मैंने हवा बेच दी है और अब मेरा ग्राहक मुझसे शिकायत कर रहा है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर मुस्कुराए, अच्छा, तो तुमने हवा बेची है और अब झगड़ा भी हो गया? रतनलाल बोला, जी हां हुजूर, मैंने हवा की एक बड़ी बोरिया एक गांव वाले को बेची थी। उसने दाम नहीं दिए। कहता है कि हवा उसकी जमीन की थी। अब फैसला आपकी अदालत करे। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, अब ये मामला तुम्हारे हवाले करता हूं। बताओ, हवा कौन बेच सकता है? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, पहले दोनों पक्षों को बुलाना पड़ेगा, तभी हवा का हिसाब होगा। अगले दिन दरबार में वो गांव वाला भी आया। फटे पुराने कपड़े, थकी हुई आंखें। उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, ये ठग मुझे मूर्ख बना गया। कहता था कि मेरे खेत के ऊपर की हवा उसकी है। कहता था कि हवा का इस्तेमाल करने का हक उसी के पास है।
मैंने मजाक में हाँ कह दी तो ये दस्तावेज ले आया और अब पैसे मांग रहा है। अकबर बोले, क्या सच में दस्तावेज है? रतनलाल ने गर्व से कहा, जी हां जहांपनाह, ये रहा करारनामा। उस पर उसके अंगूठे का निशान है। बीरबल ने दस्तावेज लिया और मुस्कुराते हुए कहा, वाह, हवा बेचने का करारनामा, ये तो इतिहास में पहला सौदा होगा। दरबारियों की हंसी छूट गई, लेकिन बीरबल गंभीर थे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, अब फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा। पहले हमें देखना होगा कि किसकी हवा किस जगह की है। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, कल सुबह इस व्यापारी और किसान दोनों को उनके खेत पर ले जाया जाए, वही अदालत लगेगी। अगली सुबह सूरज की किरणें खेतों पर पड़ी और वही बीरबल ने दरबार लगाया। उन्होंने कहा, ठीक है रतनलाल, अब हमें दिखाओ कि तुमने कौन सी हवा बेची थी। रतनलाल बोला, हुजूर, ये खेत का ऊपर का पूरा इलाका, ये हवा मेरी है, मैंने इसे अपने नाम से लिखवाया है। बीरबल ने गंभीरता से सिर हिलाया। अच्छा, अब ये बताओ कि क्या तुम इस हवा को रोक सकते हो? रतनलाल हंस पड़ा, नहीं हुजूर, हवा को कौन रोक सकता है? बीरबल बोले, मतलब ये हवा हर दिशा में जाती है, खेत वाले की ओर भी और आसमान की ओर भी? जी हां, व्यापारी ने कहा। बीरबल बोले, तो फिर जब हवा उसकी फसलों को ठंडक देती है, वो हवा उसकी नहीं हुई? और जब हवा तुम्हारी है, तो जब वो हवा तुम्हारे चेहरे पर आए, क्या तुम उसे इस्तेमाल करने के लिए खुद से टैक्स लोगे? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल आगे बोले, लेकिन रतनलाल, चूंकि तुमने करार किया है, इसलिए तुम्हें अपनी हवा की रक्षा करनी होगी। किसान के खेत के ऊपर जो हवा बहती है, उसमें अगर एक भी धूल का कण आए तो तुम्हें उसका नुकसान चुकाना पड़ेगा। रतनलाल हक्का बक्का रह गया, हुजूर, ये तो संभव ही नहीं। बीरबल बोले, तो फिर तुम हवा के मालिक कैसे हुए? जो चीज संभाली न जा सके उसकी बिक्री कैसे? अकबर मुस्कराए, बीरबल, ये तो बड़ा गूढ़ इंसाफ है। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये व्यापारी लालची है, इसे लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाने की आदत है, लेकिन इसे सबक सिखाना जरूरी है। उन्होंने कहा, रतनलाल, अब तुमसे एक करार मैं भी करता हूं। कैसा करार? व्यापारी ने पूछा। बीरबल बोले, तुम हवा बेचते हो, मैं अब तुम्हें हवा में भेज दूं। सिपाहियों ने आदेश पाते ही उसे उठाया और बीरबल बोले, अब इसे शहर में घुमाया जाए ताकि सबको पता चले हवा बेचने वाला खुद बेकार हो गया। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। रतनलाल शर्म से सिर झुकाए हुए बोला, जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में अपनी समझ खो दी। बीरबल बोले, जो हवा बेचने की सोच रखता है वो एक दिन अपनी इस तक बेच देता है। याद रखो, ईमानदारी की हवा ही सबसे ताजी होती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारे फैसले में मजाक भी है और सच्चाई भी। ऐसा इंसाफ तो हवा में भी तैरता है। दरबार में सब हंसते रहे और बीरबल शांत मुस्कान के साथ बोले, जहांपनाह, इंसाफ वही है जो मजाक बनकर भी सबक सिखा दे। मोरल, सीख, लालच इंसान को अंधा बना देता है। जो दूसरों को धोखा देता है वो खुद सबसे बड़ा मूर्ख बनता है, और जो हवा तक बेचने की कोशिश करता है वो अंत में सिर्फ अपनी बदबू बेच पाता है। टी जब एक महिला ने बीरबल को मूर्ख साबित करने की शर्त रखी। दिल्ली का दरबार उस दिन कुछ अजीब तरह से शोरगुल से भरा था। बाहर से तामझाम और शाही नगाड़ों की आवाज आ रही थी। अकबर मुस्कुराते हुए दरबार में बैठे थे और सभी दरबारी किसी न किसी चर्चा में व्यस्त थे। तभी एक दरबार ने घोषणा की, हुजूर, दरबार में एक महिला उपस्थित होना चाहती है जो कहती है कि वो बीरबल को मूर्ख साबित कर सकती है। पूरा दरबार अचानक शांत हो गया। बीरबल खुद मुस्कुरा उठे, लगता है आज कोई दिलचस्प मेहमान आई है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, सावधान रहना, कभी कभी औरत की बातों में ऐसी गांठ होती है जो समझदार भी खोल न सके। दरवाजा खुला। अंदर एक तेजस्विनी, आत्मविश्वास से भरी,
रेशमी नीले वस्त्रों में महिला आई। उसकी चाल में गरिमा थी और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे दुनिया की हर पहेली उसकी मुट्ठी में हो। मेरा नाम है रत्नावली, उसने झुककर कहा। मैं जौनपुर की विदुषी हूं। सुना है बीरबल नामक व्यक्ति आपकी बुद्धि का गर्व है, मगर मैं आज उनकी बुद्धि की असलियत देखना चाहती हूं। अकबर मुस्कुराए। रत्नावली, तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। बताओ, बीरबल को कैसे मूर्ख बनाओगी? रत्नावली बोली, मैं 3 प्रश्न पूछूंगी। अगर बीरबल ने एक भी उत्तर गलत दिया तो मैं जीतूंगी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, स्त्रियों की विजय में मेरा अपमान नहीं, बल्कि गर्व है। मगर पहले प्रश्न से पहले यह भी तय हो, अगर मैं जीत गया तो? रत्नावली बोली, तो मैं बीरबल की शिष्या बन जाऊंगी। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। रत्नावली बोली, पहला प्रश्न यह है, बताओ बीरबल, ऐसा कौन सा काम है जो हर कोई रोज करता है, फिर भी सबको लगता है कि उन्होंने कुछ अलग किया है? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, उत्तर है बोलना। हर कोई बोलता है, मगर सोचता है कि उसका कहा सबसे अलग है। अकबर हंस पड़े। वाह, ये जवाब तो तीर की तरह सीधा लगा। रत्नावली थोड़ी मुस्कुराई। ठीक है, ये दौड़ तुम जीत गए, मगर दूसरा सवाल इतना आसान नहीं होगा। रत्नावली बोली, बीरबल, बताओ, अगर तुम्हारी बुद्धि बिके तो उसकी कीमत क्या होगी? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ फुसफुसाने लगे। अब बीरबल क्या बोलेगा? बीरबल ने शांत भाव से कहा, मेरी बुद्धि की कीमत वही है जितनी एक पागल की मूर्खता की, क्योंकि बुद्धि का मूल्य तभी समझ आता है जब मूर्खता का अनुभव हो। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, रत्नावली, अब तो तुम्हें मान लेना चाहिए कि बीरबल को हराना कठिन है। रत्नावली ने सिर झुकाया। अब तीसरा सवाल आखिरी और सबसे कठिन होगा, हुजूर। रत्नावली मुस्कुराई। बीरबल, बताओ, अगर कोई औरत अपनी चाल में हार जाए तो क्या वो सच में हारती है या जीतती है? पूरा दरबार चौंक गया। सवाल में दर्शन भी था और जाल भी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अगर औरत अपनी चाल में हार जाए तो वो हार नहीं, जीत होती है, क्योंकि औरत तभी हारती है जब उसका मन हार जाए, और मन तो हर चाल में जीत का रास्ता खोज लेता है। रत्नावली कुछ पल चुप रही, फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम सच में शब्दों के जादूगर हो बीरबल। तुम्हारे उत्तरों में तर्क नहीं, अनुभव बोलता है। अकबर बोले, तो क्या अब तुम बीरबल की शिष्या बनोगी? रत्नावली बोली, नहीं हुजूर, मैं बीरबल की नहीं, उनकी बुद्धि की शिष्या बनूंगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, फिर भी जीत बीरबल की हुई। लेकिन तभी बीरबल खड़े हुए और बोले, महामहिम, क्या मैं भी रत्नावली से एक प्रश्न पूछ सकता हूं? अकबर बोले, क्यों नहीं? बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, रत्नावली, अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि आज तुमने खुद को मूर्ख बना लिया है तो? रत्नावली ने हंसते हुए कहा, असंभव, मगर कोशिश कर लो। बीरबल ने कहा, तुम आई बीरबल को मूर्ख साबित करने और तीनों प्रश्नों में खुद को अधिक ज्ञानी बताने का प्रयत्न किया, पर हर बार तुम्हें मानना पड़ा कि उत्तर तुम्हारी सोच से ऊंचा था। जो व्यक्ति दूसरों की बुद्धि को स्वीकार करता है वो मूर्ख नहीं हो सकता, और जो खुद अपनी परीक्षा में फंस जाए वो निश्चित ही मूर्खता के जाल में। तो बताओ, मूर्ख कौन हुआ? रत्नावली हंसते हंसते बोली, बीरबल, तुमने सच में मुझे हरा दिया। आज से मैं मानती हूं, असली बुद्धिमान वो है जो दूसरों में भी ज्ञान देख सके। अकबर बोले, बीरबल, आज तुम्हारी वाणी ने फिर दरबार में दीपक जला दिया। तुम्हारे शब्द ऐसे हैं जैसे बादल बरसते हैं, हंसी भी देते हैं, सीख भी। फिर उन्होंने रत्नावली से कहा, तुम जैसी निडर विदुषी हमारे दरबार का गौरव हो। तुम चाहो तो यही रह सकती हो। रत्नावली ने मुस्कुराकर कहा, मैं रहूंगी, मगर एक शर्त पर। जब भी बीरबल किसी पहेली में फंसे मुझे बुलाया जाएगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा,
तब तो दरबार और भी मजेदार हो जाएगा। उस दिन दरबार देर तक हंसी से गूंजता रहा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, हुजूर, किसी भी परीक्षा में जीतना महान नहीं, सीखना महान होता है। आज रत्नावली ने मुझे सिखाया कि हर चुनौती हमें और चमका देती है। मोरल, शिक्षा, बुद्धि की असली पहचान जवाब देने में नहीं, बल्कि हर चुनौती को मुस्कुराकर स्वीकार करने में है। जो दूसरों को मूर्ख साबित करने चले, वही खुद सीखने का सबसे बड़ा मौका खो देता है। बीरबल और 2 अरब राजाओं की बुद्धि की जंग। दिल्ली का दरबार उस दिन कुछ अलग ही चमक रहा था। चारों ओर विदेशी मेहमान, चमकते हुए घोड़े, ऊंटों की कतारें और मोतियों से जड़े उपहारों की ढेरियां सजी थी। सम्राट अकबर स्वयं दरबार में मोती की तरह चमकते वस्त्रों में बैठे थे। मौका था 2 अरब राजाओं का स्वागत करने का। ये दोनों राजा सुल्तान नासिर अल-दीन और सुल्तान हारिस बिन उमर थे, जो अपने अपने देश में अपनी बुद्धि और गर्व के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन दोनों में एक गहरी प्रतिद्वंद्विता थी। एक दूसरे को नीचा दिखाना उनका प्रिय खेल था। जैसे ही दोनों सुल्तान दरबार में पहुंचे, उन्होंने अकबर को प्रणाम किया और फिर एक दूसरे को देखकर व्यंग्य भरी मुस्कान दी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, दिल्ली का दरबार बुद्धि और मित्रता का प्रतीक है। आशा है कि यहां केवल मित्रता की बातें होंगी। सुल्तान नासिर ने कहा, जहां बुद्धि का दरबार है, वहां हम अपनी मूर्खता नहीं दिखाएंगे। सुल्तान हारिस ने तुरंत पलटकर कहा, मगर बुद्धि तब दिखेगी जब कोई हमारी परीक्षा ले। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। लगता है आज तुम्हारे लिए नया मुकाबला तय हो गया है। बीरबल मुस्कुराया, जहां सवाल है वहां जवाब अपने आप चला आता है, हुजूर। सुल्तान नासिर ने बीरबल से कहा, सुना है तुम अकबर के सबसे बुद्धिमान दरबारी हो। क्या तुम बता सकते हो इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? बीरबल ने बिना एक पल सोचे कहा, विचार। दोनों अरब राजा चौंक गए। नासिर ने पूछा, क्यों? बीरबल बोला, क्योंकि तलवार भी विचार से निकलती है और राज्य भी विचार से चलते हैं। जिसने अपने विचारों को जीत लिया, उसने दुनिया जीत ली। अकबर मुस्कुराए और पूरा दरबार वाह से गूंज उठा। लेकिन सुल्तान हारिस अब शांत नहीं बैठा। उसने कहा, अगर विचार सबसे शक्तिशाली है तो बताओ बीरबल, अगर कोई राजा गलत विचार रखे तो उसका क्या? बीरबल मुस्कुराया, तो फिर ईश्वर बीरबल बना देता है ताकि वो राजा को सही राह दिखाए। अकबर हंस पड़े। लगता है आज बीरबल ने मुझे भी बचा लिया। अब नासिर ने कहा, बुद्धि तो सब दिखाते हैं, मगर चालाकी का असली खेल तभी दिखता है जब कुछ दांव पर लगे। उसने अपनी जेब से एक मोती निकाला और कहा, यह मोती अनमोल है, इसे मैं तुम्हें दूंगा अगर तुम मुझे ऐसी बात बता दो जो झूठ भी हो और सच भी। बीरबल मुस्कुराया। उसने कहा, सुल्तान साहब, आपकी मूछें इतनी सुंदर है कि अगर मैं इनके बारे में सच बोलूं तो आपको शर्म आ जाए, और अगर झूठ बोलूं तो पाप लगे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दोनों सुल्तान भी हंसने लगे। नासिर ने हंसते हुए मोती बीरबल को दे दिया। तुम सच में शब्दों के जादूगर हो। अब सुल्तान हारिस ने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, अब सुनो हमारी अरब की पहेली। एक आदमी रेगिस्तान में जा रहा है। उसे एक ऊंट, एक बोरी पानी और एक बर्तन शहद का साथ है। रास्ते में ऊंट मर गया, पानी खत्म हो गया, लेकिन वो आदमी जिंदा रहा। कैसे? बीरबल कुछ देर सोचता रहा, फिर मुस्कुराया। वो आदमी रेगिस्तान में नहीं गया था, रेगिस्तान उसके मन में था। उसने अपने लोभ, क्रोध और घृणा को मार दिया। वही असली मरुस्थल था। जब मन का रेगिस्तान खत्म हुआ तो जीवन खुद बचेगा। सुल्तान हारिस ने ताली बजाई। बुद्धि नहीं, दर्शन बोल रहा है। अकबर गर्व से मुस्कुराए, बीरबल, तुमने दिल्ली को ही नहीं, आज अरब को भी जीत लिया। लेकिन दोनों सुल्तानों का अहंकार अब चरम पर था। नासिर बोला, अगर बीरबल इतना महान है तो उसे हमारे बीच का विवाद सुलझाना होगा। अकबर ने पूछा,
कौन सा विवाद? सुल्तान हारिस ने कहा, हम दोनों के पास एक ही तरह का हीरा है जो समान दिखता है, लेकिन असली एक ही है। बताओ बीरबल, कौन सा असली है? दोनों ने अपने अपने हीरे बीरबल के सामने रख दिए। दरबार के सभी रत्नकारों ने देखे, दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। बीरबल ने एक साधारण दीपक मंगवाया और दोनों हीरों के सामने रखा। एक हीरे में हल्की सी चमक स्थिर थी, जबकि दूसरे में झिलमिलाहट टिमटिमा रही थी। बीरबल ने कहा, जो हीरा स्थिर है वही नकली है। कैसे? अकबर ने पूछा। बीरबल बोला, असली हीरा प्रकाश को भीतर खींचता है, नकली सिर्फ उसे परावर्तित करता है। झिलमिलाना दिखावा है, स्थिर चमक सच्चाई है। सुल्तान हारिस ने चकित होकर कहा, यह तो हमारे दरबार का सर्वश्रेष्ठ परीक्षक भी नहीं जान पाया था। नासिर ने सिर झुका दिया, आज हम दोनों को पराजय स्वीकार है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, लगता है बीरबल ने दोनों को मात दे दी। लेकिन बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, नहीं हुजूर, ये दोनों सुल्तान मेरे गुरु हैं। उन्होंने मुझे दिखाया कि बुद्धि से भी ऊपर विनम्रता होती है। अगर ये दोनों ना आते तो मेरी परीक्षा अधूरी रह जाती। दोनों अरब राजा उठे, बीरबल को गले लगाया और बोले, अगर कभी अरब में बुद्धि की जरूरत हुई तो हम बीरबल की मूर्ति रखेंगे। अकबर ने दरबार की ओर देखकर कहा, आज दिल्ली ने दो राजाओं को नहीं बल्कि दो देशों के अहंकार को परास्त किया है। दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय। मोरल, शिक्षा, सच्ची बुद्धि वही है जो विनम्रता से भरी हो, जो दूसरों को हराकर नहीं बल्कि उन्हें जीत कर अपना बना ले, वही सच्चा ज्ञानी है। जब दरबार में आया नकली ज्योतिषी बोला, बीरबल कल मर जाएगा। एक दिन की बात है, अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। राजमुकुट चमक रहा था, फर्श पर सोने की जालीदार चटाई थी और दरबारी अपनी अपनी जगह गंभीर चेहरे लिए बैठे थे। अचानक दरबार के दरवाजे पर हलचल मची। एक आदमी भीतर आया, सिर पर पगड़ी, आंखों पर गहरी रेखाएं, हाथ में जड़ी बूटी और कागजों का बंडल। उसने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं एक ज्योतिषी हूं। ऐसा ज्योतिषी जो किसी का भी भविष्य ठीक ठीक बता सकता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, तो तुम लोगों का भविष्य बता सकते हो? वो बोला, जी हां, जहांपनाह, मैं किसी की आंख देखकर बता सकता हूं कि उसकी किस्मत क्या है। अकबर मुस्कुराए, ठीक है, दरबार में बैठे लोगों का भविष्य बताओ। ज्योतिषी इधर उधर देखने लगा, हर एक दरबारी से बातें करने लगा, झूठी गंभीरता दिखाने लगा। ये मंत्री अमीर बनेगा, ये सेनापति युद्ध जीतेगा, ये कवि एक नई किताब लिखेगा। सभी प्रसन्न हो गए, पर तभी उसकी नजर बीरबल पर पड़ी। उसकी आंखें एक पल को ठहर गई, फिर न जाने क्या सोचकर वो हंस पड़ा। उसने ऊंची आवाज में कहा, हुजूर, बीरबल कल मर जाएगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। क्या कहा तुमने? वो आत्मविश्वास से बोला, जहांपनाह, मेरे सितारे झूठ नहीं बोलते। बीरबल कल सूरज ढलने से पहले मर जाएगा। बीरबल चुपचाप मुस्कुराए। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। ये तो बहुत बड़ा अपशकुन बोल गया। अगर सच में ऐसा हुआ तो? अकबर ने गुस्से में कहा, बदतमीज, तू जानता है क्या कह रहा है? हमारे सबसे बुद्धिमान मंत्री के बारे में ऐसी बात? पर ज्योतिषी शांत रहा, जहांपनाह, मैं सिर्फ सच कह रहा हूं। अकबर ने सोचा, अगर मैं इसे सजा दूंगा और इसका कहा सच निकला तो लोग कहेंगे मैंने डर कर किया। अगर झूठ निकला तो ये खुद बेइज्जत होगा। उन्होंने आदेश दिया, ठीक है, अगर कल सूरज ढलने से पहले बीरबल जिंदा रहा तो तुम्हें फांसी दी जाएगी। ज्योतिषी ने सिर झुकाया और चला गया। बीरबल दरबार से बाहर निकले, चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उनके कुछ मित्र बोले, बीरबल, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? उसने तो साफ कहा है कि तुम कल मर जाओगे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, डर? डर तो उसी को लगता है जो मरने से पहले जीना छोड़ दे। और रही बात ज्योतिषी की,
तो कल सूरज ढलने से पहले उसे खुद ही अपने भविष्य का पता चल जाएगा। सब लोग हैरान थे कि बीरबल का मतलब क्या है। सुबह हुई, सूरज चमक रहा था। महल के बाहर हलचल थी। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या सच में बीरबल आज मर जाएगा? अकबर भी बेचैन थे। उन्होंने सैनिक भेजे, बीरबल की नजर रखो। बीरबल हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त थे। दरबार में आए, मामलों की सुनवाई की, गरीबों की फरियाद सुनी। अकबर दूर से उन्हें देखते रहे। दोपहर बीत गई, सूरज ढलने ही वाला था। अकबर ने सोचा, अब तो बीरबल बिल्कुल स्वस्थ है, इस ज्योतिषी का झूठ खुलने ही वाला है। पर तभी बीरबल दरबार में दाखिल हुए और बोले, जहांपनाह, क्या आज उस ज्योतिषी को बुलाया गया है? अकबर ने कहा, हां, अभी बुलवाते हैं, देखता हूं अब वो क्या कहता है। ज्योतिषी को बुलाया गया। वो अंदर आया, आंखों में वही नकली चमक, पर इस बार चेहरे पर हल्की घबराहट थी। अकबर ने कहा, देखो, सूरज ढलने में थोड़ी ही देर है और बीरबल तो पूरी तरह जीवित है। अब बताओ, तुम्हारा भविष्यवाणी का दावा कहा गया? ज्योतिषी हड़बड़ा गया। जहांपनाह, सितारे शायद पलट गए होंगे, या बीरबल का भाग्य बहुत प्रबल है। बीरबल उठे और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, क्या मैं उस ज्योतिषी से एक प्रश्न पूछ सकता हूं? अकबर बोले, पूछो। बीरबल ने बड़ी गंभीर आवाज में कहा, महाशय, तुमने कहा था कि मैं कल मर जाऊंगा, तो बताओ, तुम खुद कब मरोगे? ज्योतिषी ने गर्व से कहा, मेरा जीवन लंबा है, मैं 100 साल जीऊंगा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और धीरे से बोले, जहांपनाह, तो इस आदमी को आज ही मरना चाहिए, क्योंकि अगर ये झूठा है तो जनता को ठग रहा है, और अगर सच कहता है तो मैं कल मरूंगा। मेरी मौत रोकने का एक ही उपाय है, इसको पहले भेज दीजिए। अकबर हंस पड़े। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। ज्योतिषी डर के मारे कांप उठा। उसने घुटनों पर गिरकर कहा, जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। मैंने झूठ कहा था ताकि लोग मुझे महान समझे। कृपा करें, मेरी जान बख्श दे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि झूठे का सच भी दिखा दिया। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, जो अपनी किस्मत खुद लिखता है, उसे किसी नकली ज्योतिषी की जरूरत नहीं पड़ती। अकबर ने पूछा, बीरबल, लेकिन सच बताओ, अगर वो आदमी सच में कुछ कर बैठता तो? बीरबल हंसे, जहांपनाह, मैंने पहले ही सोच लिया था। अगर मैं डर जाता तो वो जीत जाता, पर मैंने उसके ही हथियार से उसे हराया। वो झूठ से लोगों को डराता था, मैंने सच्चाई से उसे डराया। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने उस चालाक को उसकी ही चाल में फंसा दिया। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, डर ही सबसे बड़ा अंधविश्वास है। जिस दिन आदमी अपने डर से ऊपर उठ जाता है, उस दिन किसी नकली भविष्यवक्ता की दाल नहीं गलती। अगले दिन पूरा दरबार बीरबल की इस चाल पर चर्चा कर रहा था। एक दरबारी बोला, बीरबल, अगर तुम्हें सच में डर लग गया होता तो क्या करते? बीरबल ने आंख दबाई, तो फिर मैं उसी ज्योतिषी से कहता, तुम्हारे सितारे बताते हैं कि बादशाह कल मुझसे मिलने आएंगे, और वो डर के मारे भाग जाता। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। उस ज्योतिषी को अकबर ने माफ कर दिया, पर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसे सजा नहीं, सबक देना चाहिए। उन्होंने ज्योतिषी से कहा, अब तुम असली भविष्य बताओ, पर लोगों के डर नहीं, उनके हौसले बढ़ाओ। अगर कोई गरीब कहे मेरा भाग्य बुरा है, तो कहना नहीं, मेहनत से सब बदल सकता है, क्योंकि भविष्य किसी के हाथ में नहीं, लेकिन कर्म हर किसी के वश में है। ज्योतिषी ने आंसू भरकर कहा, बीरबल, तुमने मेरी जान ही नहीं, मेरी आत्मा भी बचाई है। शाम हुई। दरबार खाली हो चुका था, पर अकबर सिंहासन पर बैठे सोच रहे थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने साबित किया कि बुद्धि किसी जादू से बड़ी है। कभी कभी लोग दूसरों को डराकर महान बनने की कोशिश करते हैं,
पर असली महानता उस इंसान की होती है जो डर मिटा दे। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, झूठा डर सबसे सस्ता व्यापार है और सच्ची बुद्धि सबसे अनमोल दवा। अकबर ने कहा, आज से अगर कोई कहे भविष्य अंधकारमय है, तो मैं कहूंगा बीरबल के पास जाओ, वो तुम्हारे लिए नया भविष्य बना देगा। कहानी की सीख। 1. अंधविश्वास इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो दूसरों के डर से खेलता है, वो खुद अपने डर में डूब जाता है। 2. सच्ची बुद्धिमानी ये नहीं कि आप भविष्य जानते हैं, बल्कि ये है कि आप वर्तमान में सही निर्णय ले सकें। 3. जो खुद पर विश्वास करता है, उसके भाग्य की रेखाएं खुद उससे डरती है। 4. बीरबल ने सिखाया, डर को डराओ, झूठ को हंसी में उड़ाओ और सच को अपने कर्म से साबित करो। 5. भाग्य वही बदलता है जो अपने ऊपर भरोसा रखे। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और संयम से यह साबित कर दिया कि भविष्यवाणी से बड़ा हथियार है बुद्धि और आत्मविश्वास। उस नकली ज्योतिषी ने लोगों के डर का लाभ उठाया था, लेकिन बीरबल ने उसी डर को उसकी सबसे बड़ी हार बना दिया। इसलिए जीवन में जब भी कोई आपको डराने की कोशिश करे, तो याद रखिए, जिसे खुद पर भरोसा है, उसका भविष्य कभी अंधेरा नहीं होता। जब बीरबल ने एक कौए को गवाही दिलाई। एक दिन फतेहपुर सीकरी के शाही बाग में सुबह सुबह शबनम अभी पत्तों से टपक ही रही थी कि हरम से घबराई हुई खबर आई, रानी साहिबा का पन्नों वाला कान का झुमका नूर रत्न गुम है। वो झुमका सुबह की आरती के बाद रानी ने तालाब के किनारे बैठे बैठे उतारा था और कुछ देर बाद उठीन तो वो गायब। तालाब के पास केवल 2-3 सेवक, बाग का माली, एक रखवाला और कुछ दासियां थी, पर किसी ने कुछ देखा नहीं या देखने से इनकार कर रहे थे। दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर के चेहरे पर बादल घिर आए। महल के भीतर चोरी, ये अपमान है, उन्होंने सन्न आवाज में कहा। तुरंत ही 5 संदिग्धों को बुलाया गया। 1. हर का माली, 2. हिम्मत खा रखवाला, 3. गंगा नाविक, तालाब की नाव चलाने वाला, 4. लच्छी दासी, 5. नथु दूधिया। सबके चेहरे पर अलग अलग किस्म का डर था, किसी को नौकरी का, किसी को बदनामी का। तभी बुलावा आया, बीरबल हाजिर हों। बीरबल हमेशा की तरह शांत मुस्कान के साथ आए। जहां पनाह, सुबह सुबह किसने शांति भंग की? अकबर ने संक्षेप में बताया। बीरबल, मैं चाहता हूं सच अभी और यही सामने आए, बिना ज्यादा हंगामा, बिना कोड़े छड़ी। कर पाओगे? बीरबल ने गर्दन झुकाई। आदेश। फिर उन्होंने बाग का मुआयना करने की इजाजत ली। तालाब किनारे एक छोटी सी कंबलवेदी थी, जहां रानी प्राय बैठती। वही पास में रेशमी रुमाल और फूल पत्तियों के बीच एक अजीब सी चीज दिखी, कौए का काला सा पंख। बीरबल ने उसे उठाया, सूंघा और मुस्कुराए। पास की कच्ची पगडंडी पर खुरदरा हरा सा धब्बा था, मानो किसी डंठल का दूधिया रस गिरा हो। वे आगे बढ़े तो एक बुर्ज की छाया में रोटी के सूखे टुकड़े भी दिखाई दिए और उनमें से एक पर गुड़ के सिरके की हल्की खुशबू थी। बीरबल बुदबुदाए, कौआ, हरा रस, गुड़, अच्छा। वे संदिग्धों के पास लौटे। सबका अलग अलग ढंग से बयान लिया। माली हरका के हाथों पर बारीक खरोंचे थी, जैसे कांटेदार जंगली नारियल हिज्जे की झाड़ियों में घुसा हो। वो बोला, बाग साफ कर रहा था, तभी लगी होंगी। रखवाले हिम्मत खां की पगड़ी पर बहुत हल्का पीला सा घेरा था, जैसा कहीं हल्दी पानी की छींट गिर जाए। उसने कहा, सुबह पहरे के वक्त रसोई से निकला था, शायद वही छिटका। नाविक गंगा के अंगूठे के नाखून में बारीक सा हरा दाग था। कहता था, कमल पत्ते हटाता हूं, लग गया होगा। लच्छी दासी के कंगन पर गुड़ की मीठी गंध थी। वो बोली, रानी के लिए प्रसाद के बूंदी के लड्डू लेकर आई थी। और नथु दूधिया, वो तो घबराहट में पसीने पसीने था। बोला, हुजूर,
मेरा तो झुमके से वास्ता ही क्या। बीरबल मन ही मन जोड़ घटाना कर रहे थे। कौए का पंख और रोटी गुड़ का मतलब साफ था। सुबह वहां कौए मंडरा रहे थे और किसी ने उन्हें गुड़ रोटी खिलाई थी। और हरा रस बताता था कि किसी ने झाड़ियों के भीतर तेजी से घुसते निकलते हुए डंठल तोड़ा। शायद उसी में झुमका फंसा और गिरी हुई चीज उठाने को हाथ बढ़ा। पर किसने? यही पहेली थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कल सुबह तक असली चोर खुद बोल उठेगा, वो भी बिना पूछताछ। बस मुझे दरबार और बाग में थोड़ी तैयारी करनी होगी और एक कौए की जरूरत पड़ेगी। अकबर ने भौं उठाई। कौए? दरबारियों में फुसफुसाहट। बीरबल पागल तो नहीं हो गया? बीरबल हंसे। कभी कभी गवाही देने को इंसान से बेहतर पक्षी होता है, क्योंकि उसे जूतों की आवाज याद रहती है, दाने की गंध पहचान में रहती है और डर की कंपन सबसे पहले वही पकड़ता है। रात को बाग के रखवालों को हिदायत मिली कि बाग खुला रहे। बीरबल ने तालाब के किनारे की हिज्जे की झाड़ी के पास थोड़ी देर घुटनों के बल बैठकर कुछ खोजा और एक जगह पत्थर खड़ा कर दिया। फिर वे महल के आंगन में गए और पांचों संदिग्धों को एक एक सादी रुमाल टोपी दी। कल दरबार में यही पहन कर आना। ये कौ दर्शन का अनुष्ठान है। सबको हंसी आई, पर किसी ने ना नहीं कहा। उधर बीरबल ने अदालत के नौकर को धीरे से कहा, सुबह जब मैं इशारा करूं तो छत के किनारे रखी भुनी चना मुरमुरे की थाली पटक देना, ताकि आंगन में कौए उतर आए। नौकर ने हामी भरी। और एक तीसरी, सबसे गोपनीय तैयारी। रात के सन्नाटे में बीरबल माली हरका की कोठरी के पास पहुंचे। दरवाजा बंद था, पर खिड़की खुली। भीतर सूखी रोटियां, गुड़ का डला और एक रानी के शॉल का पुराना टुकड़ा पड़ा था। गुड़ की गंध वही थी जो सुबह रोटी के टुकड़ों में थी। बीरबल मुस्कुराए। कौए को बुलाने की आदत किसे है, समझ में आ गया। वे चुपचाप लौट आए। पर क्या वही चोर था? बीरबल अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। उन्हें हल्दी घेरा और हरा दाग वाली कड़ी जोड़नी थी। अगली सुबह दीवान खास में उत्सुकता से भरा हुजूम था। बीचों बीच बीरबल ने कमल वाला पीतल का कटोरा रखा, उसमें साफ पानी और किनारे पर हल्दी का बहुत हल्का घोल। पांचों संदिग्धों को पंक्ति में खड़ा किया गया। बीरबल बोले, शाहे आलम, आज गवाह कोई आदमी नहीं, कौआ है। इन पांचों में जो झूठ बोलेगा, कौआ उसे पहचान लेगा। तब हम मनुष्यों को बहुत कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। दरबारियों में फिर खिलखिलाहट। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मगर तमाशा नहीं, नतीजा चाहिए। बीरबल ने पंक्ति के पास जाकर सबके सिर पर अपने हाथ से कौआ तिलक लगाने का अभिनय किया। असल में चार के माथे पर वे केवल सादा पानी फेरते, जबकि पांचवें, हरका की रुमाल टोपी पर उंगलियों से शकरैल्दी का बहुत पतला घोल रगड़ देते। मात्रा इतनी कम कि आंख से दिखे नहीं, पर कौओं की घ्राणेंद्रिया और चोंच की मिठास पहचान को उकसाने भर की। उन्होंने ये तिलक करते समय हंसकर कहा, देखो, ये तिलक कौए का आशीर्वाद है, निर्दोष पर असर नहीं करेगा। फिर उन्होंने इशारा किया। छत के किनारे से भुने चने, मुरमुरों की थाली पलटी। कर की आवाज के साथ दर्जनों कौए आंगन में मंडरा आए। चने की खड़क, कौए की कांव और जनता की फुसफुस, माहौल में अजबसा रोमांच। बीरबल ने पांचों को सीधे सूर्य की ओर एक दो पल देखने को कहा। कौए आंखों की हर हरकत तौलते हैं। ये सुनकर लोग और भी हंस पड़े। कौए दाने पर टूटे। फिर जैसे किसी अदृश्य इशारे से दो तीन कौए उड़कर सीधे हरका के सिर के ऊपर मंडराने लगे। एक कौआ उसकी रुमाल टोपी पर पाव रखकर फिसला, फिर चोंच से टोपी को टहोका, जैसे वहां कुछ मीठा लगा हो। हरका चौंका, घबराकर टोपी झटकने लगा। बाकी चार के सिर के पास कोई कौआ टिकने को तैयार नहीं था। थोड़ी ही देर में दो और कौए उसी टोपी पर बैठ बैठ कर काम करने लगे। पूरे आंगन में हंसी गूंज उठी, पर हरका का चेहरा सफेद। अकबर तमतमाए नहीं, मुस्कुराए। बीरबल, ये तुम्हारा इशारा समझ लूं?
बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, कौआ गवाही दे चुका, पर मैं मनुष्यों के लिए भी प्रमाण रखता हूं, जो कौए की गवाही को अक्ल की दलील से जोड़ दे। बीरबल ने हरका को आगे बुलाया। तुम्हारी कोठरी में गुड़ क्यों रखा है? हरका अटक गया। मैं कौओं को खिलाता हूं। सुबह सुबह? जी, आदत है। बीरबल तालाब किनारे ले चले, भीड़ पीछे पीछे। झाड़ियों के पास उन्होंने कल खड़ा किया हुआ पत्थर हटाया। नीचे मिट्टी थोड़ी खुदी हुई थी। उंगली से खुरचकर उन्होंने हरा सा जमाव दिखाया। ये हिज्जे का दूधिया रस है। ये रस जल्दी सूखकर हरा धब्बा छोड़ देता है। कल सुबह यही किसी ने झाड़ी में हाथ डाला और उसी वक्त एक कौए का पंख यहां गिरा। इसका मतलब उसी समय कौए चकरा रहे थे। क्यों? क्योंकि किसी ने उन्हें गुड़रोटी डाल रखी थी, ताकि वे लोगों का ध्यान भटकाएं। वे हरका के हाथों की पुरानी खरोंचें दिखाते हुए बोले, ये खरोंचें इसी झाड़ी की है, जो बाग का माली ही सबसे बेखौफ होकर पार करता है। रखवाला या दासी वहां बेवजह क्यों घुसते? नाविक तो तालाब में। फिर वे रखवाले हिम्मत खा की पगड़ी का पीला पीला घेरा देखने लगे। ये हल्दी पानी की छिट है, जो तुम पर रसोई से नहीं, बल्कि कल आंगन में कौआतिलक के समय भी पड़ी थी। पर उससे कोई अपराध सिद्ध नहीं होता। असली कड़ी है गुड़ और झाड़ी और कौआ पंख। और आखिरी बात, मैंने रात को हरका की कोठरी में वही गुड़रोटी के टुकड़े पाए, जिनकी गंध सुबह यहां से उठी थी। हरका की टांगों से जैसे जान निकल गई। उसने आखिरी कोशिश की, पर झुमका कहाँ है? बीरबल ने पत्थर के पास की मिट्टी थोड़ी और खोदी। एक छोटी सी रेशमी थैली निकली, जिसमें पन्नों वाला झुमका था। भीड़ से वाह की आवाज निकली। हरका धम से घुटनों पर गिर पड़ा। माफ कर दो हुजूर, मेरा इरादा बेचने का नहीं था। बीवी बीमार है, दवाई के पैसे के लिए। सोच रहा था कि किसी तरह। अकबर की भौहें नरमी से ढीली हुई, पर चेहरा कठोर ही रहा। हरका, चोरी चाहे मजबूरी में की हो, चोरी है। बीरबल ने धीरे से जोड़ा, जहां पनाह, दंड न्यायानुसार हो। पर एक बात साफ है, इसने मौके का फायदा उठाने को कौओं को दाने से उलझाया, ताकि लोग उनकी काम काम में उलझें और ये झाड़ी के भीतर हाथ कर दे। कौआ उसी का साथी बनकर भी गवाह बन गया, क्योंकि उसकी मीठे पर झपटने की आदत ने सच की ओर उंगली कर दी। दरबार सजा। अकबर ने कहा, हरका, तुम्हें खजाने के नियमों के अनुसार दंड मिलेगा, पर रानी की प्रार्थना पर और तुम्हारी मजबूरी देख ये दंड हल्का होगा। शाही बाग से 1 वर्ष निष्कासन, और उसी अवधि में महल हकीम की देखरेख में तुम्हारी बीवी का इलाज शाही खर्चे पर होगा। झुमका वापस रानी को। लोग फुसफुसाए, बादशाह सलामत की मेहर। बीरबल मुस्कुराए। अकबर ने भी मजाक किया। बीरबल, इस मुल्क की अदालत में अब कौए भी गवाही देने लगे। कल को कहीं कबूतर और गिलहरी ना आ जाए। बीरबल ने झट से कहा, जहां पनाह, अक्ल जहां जाती है, वहां कभी कभी पर भी लग जाते हैं। दरबार ठहाकों से गूंज गया। फैसले के बाद बीरबल से एक दरबारी ने पूछा, मालूम तो आपको रात में ही हो गया था, फिर ये कौआ तिलक और परिंदों का तमाशा क्यों? बीरबल बोले, तमाशा नहीं, मनोविज्ञान। भीड़ के सामने चोर अक्सर इनकार करता रहता है, पर जब उसकी अपनी ही आदत, जैसे कौओं को गुड़ खिलाना, उसी पर उलटकर गवाही बन जाए, तो उसका डर उसे कबूल करवाता है। मैंने चारों पर सादा पानी फेरा और हरका की टोपी पर हल्का सा मीठा हल्दी घोल, ताकि कौए उसके पास जरा ज्यादा रुचि दिखाएं। भीड़ के सामने जब कौए उसी के सिर पर बैठने लगे, तो भय ने बाकी काम कर दिया। बाकी जोड़ने को झाड़ी का हरा रस, रोटी गुड़ और कौए का पंख था, जो तथ्य थे। कौआ गवाही बस मंचन था, ताकि सच स्वयं बोले। मामला खत्म हुआ ही था कि किसी नादान दरबारी ने हंसी में कहा, बीरबल, तो क्या आप राजधानी के कौओं की गिनती भी बता सकते हैं? बीरबल ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, बिल्कुल, जितने शहर में हैं, उससे 1 अधिक या 1 कम। दरबारियों ने ठहाका लगाया।
अकबर ने पूछा, ये कैसा हिसाब? बीरबल ने आंख दबाई। जहां पनाह, अगर कोई कहे कि एक कम है तो कह दीजिए जो बाहर दावत में गए हैं वे लौट आएंगे, और अगर कोई कहे एक ज्यादा है तो कहिए पड़ोसी गांव से रिश्तेदार आया है, कल लौटेगा। हंसी का दौर फिर से छिड़ गया। कौआ फिर गवाही दे गया, इस बार हाजिर जवाबी की। कहानी की सीख, मोरल: 1. अपराध से बड़ा अपराध बोध होता है, डर वही पहली गवाही देता है। 2. आदतें छुपती नहीं, जो रोज पक्षियों को गुड़ खिलाता है वही उनकी मौजूदगी को अपने खिलाफ सबूत भी बना सकता है। 3. सच केवल साबित नहीं, मंचित भी किया जाता है। भीड़ के सामने स्पष्ट दृश्यमान संकेत जैसे कौओं का व्यवहार झूठ की दीवार ढा देते हैं। 4. न्याय में कठोरता के साथ करुणा भी जरूरी है। सजा हो पर इंसान की हालत देखकर सुधार का रास्ता भी रहे। सार: चालाकी वही जो बिना चोट पहुंचाए सच बुलवा ले, और कभी कभी सच को पर लगाकर उड़ान देने के लिए एक कौआ ही काफी होता है। जब बीरबल ने चोर को बिना पूछे उसका जुर्म कबूल करवाया। एक दिन की बात है, अकबर का दरबार अपनी पूरी शान पर था। सुबह की धूप फर्श पर ऐसे बिखरी थी जैसे किसी ने सोने की परत चढ़ा दी हो। दरबार के दरवाजे खुलते ही सैनिकों की कतारें, ऊंचे ताजदार अमीर और दूर दूर से आए मेहमान अपनी अपनी जगह पर खड़े दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक एक सैनिक दरबार में घबराया हुआ दाखिल हुआ। हुजूर, बहुत बड़ी चोरी हो गई है। सैनिक ने झुकते हुए कहा। चोरी? अकबर की भौहें तंग गई। कहां और क्या चोरी हुआ है? महाराज, सैनिक बोला, महल के शाही मंदिर से सुवर्ण दीप चोरी हो गया है, वही जो सोने का बना था और जिसे आपने पिछले वर्ष बनवाया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। वो दीपक बहुत मूल्यवान था, न सिर्फ सोने का बल्कि उसमें अनमोल रत्न भी जड़े थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यह महल के अंदर की बात है, कोई बाहरी व्यक्ति इतनी सुरक्षा में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब चोर महल के अंदर ही है। सभी दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हर किसी को अपनी इज्जत की चिंता थी, क्योंकि अगर शक उन पर आया तो सारा जीवन कलंकित हो सकता था। अकबर ने दरबान से कहा, बीरबल को तुरंत बुलाओ। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वही सहज मुस्कान थी, न जल्दबाजी न तनाव। हुजूर, किसने आपके माथे की शांति छीन ली? उसने मुस्कराते हुए पूछा। अकबर ने कहा, बीरबल, इस बार मामला गंभीर है। मेरे शाही मंदिर का दीप चोरी हो गया है और शक हमारे ही कर्मचारियों पर है, लेकिन कोई कबूल नहीं कर रहा। तुम्हें सच्चाई निकालनी ही होगी। बीरबल ने चारों ओर देखा, फिर बोला, हुजूर, क्या आप मुझे इन संदिग्धों से अकेले में मिलने की अनुमति देंगे? जरूर, अकबर बोले, पर याद रखना, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाया, जैसा आदेश। महल के भीतर से 10 लोगों को लाया गया, जिनमें मंदिर का पुजारी, सफाई कर्मचारी, रसोइया, रखवाला और कुछ अन्य सेवक थे। बीरबल ने उन्हें देखा और शांत स्वर में बोला, मैं तुम सबको दोषी नहीं मानता, लेकिन सच्चाई जरूर सामने लाऊंगा, और वो भी बिना किसी को चोट पहुंचाए। सभी हैरान थे, बिना पूछे कैसे पता चलेगा? बीरबल ने कहा, आज रात हम एक प्रयोग करेंगे। तुम सब मंदिर के पास उस हॉल में सोओगे। मैं वहां एक जादुई उपाय करूंगा, जिससे असली चोर अपने आप सामने आ जाएगा। रात आई। हॉल में 10 लोग लेटे हुए थे। बीरबल आया और बोला, देखो, ये बांस की 10 छड़ियां हैं, हर एक की लंबाई बराबर है। हर एक छड़ी उस व्यक्ति के पास जाएगी जो निर्दोष है, परंतु जिस व्यक्ति ने चोरी की है उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 अंगुल बढ़ जाएगी। सभी डर गए। बीरबल ने हर किसी को एक छड़ी दी और कहा, इन्हें रात भर अपने पास रखना, सुबह मैं देखूंगा किसकी बढ़ी। फिर बीरबल बाहर चला गया। रात का सन्नाटा फैल गया, लेकिन एक आदमी बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसका नाम था रामू,
मंदिर का रखवाला। उसके माथे पर पसीना था। उसे लगा, अगर सुबह मेरी छड़ी बढ़ गई तो सब समझ जाएंगे कि मैं ही चोर हूं। उसने सोचा, क्यों न मैं इसे थोड़ा काट दूं, ताकि अगर बढ़े तो बराबर दिखे। उसने डरते डरते छड़ी के सिरे से एक अंगुल काट दी और चैन की सांस ली। सुबह बीरबल ने सभी को दरबार में बुलवाया। अब बीरबल बोला, सब अपनी अपनी छड़ियां मेरे सामने रखो। सभी ने रख दी। बीरबल ने एक एक छड़ी देखी और मुस्कुराया। अकबर ने पूछा, क्या पता चल गया बीरबल? बीरबल बोला, हाँ जहांपनाह, असली चोर ये रहा, रामू रखवाला। रामू का चेहरा पीला पड़ गया। अकबर बोले, पर यह कैसे पता चला? सभी की छड़ियां तो बराबर लग रही है। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, मैंने कहा था कि छड़ी बढ़ेगी, लेकिन सच तो यह था कि कोई भी छड़ी नहीं बढ़ सकती। मैंने बस चोर के डर को परखना चाहा। असली चोर इतना डर गया कि उसने अपनी छड़ी काट दी, ताकि अगर बढ़ जाए तो बराबर दिखे। देखिए, इसकी छड़ी बाकी सबसे एक अंगुल छोटी है। सैनिकों ने मापी और सचमुच रामू की छड़ी सबसे छोटी निकली। रामू जमीन पर गिर पड़ा। माफ कर दो हुजूर, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैंने वो दीप चुराया था ताकि अपने बेटे की शादी में खर्चा निकाल सकूं, पर डर के मारे उसे बगीचे में ही दबा दिया। कल ही लौटाने वाला था। अकबर ने गंभीरता से कहा, झूठ बोलने से पहले सोच लेना चाहिए था कि बीरबल तुम्हारे साथ उसी छड़ी जैसा खेल खेल सकता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, डर हमेशा झूठे इंसान की जुबान खोल देता है। मैंने बस उसे खुद से डरने का मौका दिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम तो आदमी नहीं, जादूगर हो। तुमने बिना एक सवाल पूछे चोर से जुर्म कबूल करवाया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, कभी कभी सच्चाई शब्दों से नहीं, इंसान के डर से निकलती है। पूरा दरबार हंसी और ताली की गूंज से भर उठा। बीरबल को इनाम में सोने की थाली दी गई और रामू को उसके अपराध के अनुसार सजा दी गई। कहानी की सीख, झूठ का डर हमेशा सच से बड़ा होता है। जिसका दिल साफ हो उसे कोई जांच की जरूरत नहीं, पर झूठे के भीतर का डर ही उसका सच उगलवा देता है। ये कहानी सिर्फ बीरबल की चतुराई नहीं, बल्कि मनोविज्ञान की गहराई भी दिखाती है। बीरबल ने किसी से पूछताछ नहीं की, न कोई सजा दी। उसने बस डर का उपयोग किया। जिसे अपराधबोध था वही खुद फंस गया। सच हमेशा किसी न किसी रूप में सामने आता ही है, कभी शब्दों में, कभी कर्मों में, और कभी डर के छोटे से टुकड़े में। बीरबल की ये चाल इतनी अद्भुत थी कि आज भी बीरबल की छड़ी एक मुहावरा बन गया है, जो कहता है कि सच्चाई छिप नहीं सकती, चाहे कोई कितना भी चालाक क्यों न हो। जब बीरबल ने दरबार में सबको चुप करा दिया, सिर्फ 3 शब्दों में, एक दिन की बात है, अकबर के दरबार में शोर मचा हुआ था। हर मंत्री, हर दरबारी किसी न किसी बात पर बहस कर रहा था। कोई कह रहा था राजा सबसे बड़ा, कोई बोल रहा था धर्म सबसे बड़ा, तो कोई चिल्ला रहा था धन सबसे बड़ा। शोर इतना बढ़ गया कि अकबर ने कानों पर हाथ रख लिए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, बस करो, अब कोई तो ऐसा व्यक्ति बताएं जो इस शोर को शांत कर सके। बीरबल दरबार के कोने में मुस्कुराते हुए बैठे थे। अकबर ने उन्हें देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इन सबको चुप करा सकते हो? बीरबल खड़े हुए, धीरे धीरे दरबार के बीच पहुंचे। सबकी नजरें उन पर थी। क्या वे कोई बड़ी दलील देंगे, कोई जादुई वाक्य? पर बीरबल ने मुस्कुराकर सिर्फ 3 शब्द बोले, राजा यहां है। बस इतना कहना था। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। हर कोई एकदम सीधा होकर बैठ गया। किसी के होंठ हिले नहीं, किसी की सांस की आवाज तक सुनाई देने लगी। अकबर मुस्कुराए, बोले, वाह बीरबल, सचमुच तुमने 3 शब्दों में पूरे दरबार को चुप करा दिया। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, जब राजा खुद मौजूद हो तो और कौन बोले? कहानी की सीख, मोरल,
जहां सच्चा नेतृत्व मौजूद हो। वहां शब्दों की नहीं,